इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें। हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रीकैप विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ऑफ इंडिया। मैं मानसी हूं आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वाति मालीवाल की, क्योंकि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यही है। दिल्ली सीएम आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट का फ्राइडे शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये सीएम आवास का वीडियो है। मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी हैं। विभव बाहर निकले, विभव कुमार जिनकी बात हो रही है वो बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। इस वीडियो में ऐसा देखा जा रहा है कि विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला जाए। आपको ये बता दूं, एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये घटना 13 मई की है। सुबह 9 बजे स्वाति सीएम आवास पहुंची थी। आरोप है कि विभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 9:30 बजे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में यह भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। इससे पहले गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची थी, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। चलिए अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे फेज ऑफ वोटिंग की। चौथे फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीट्स पर 67.71% वोटिंग हुई। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 78.44% वोटिंग हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम 37.98% ही वोट पड़े। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 175 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हुई। वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन से 3 लोगों की मौत भी हो गई इस चौथे फेज वोटिंग के दौरान। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक बूथ पर वोटर को थप्पड़ भी जड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। अगली पॉलिटिकल अपडेट पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे हम एडीआर कहते हैं, इसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। याचिका क्या थी ये आपको बताते हैं। याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 यानी कि 48 घंटे के अंदर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी आपको बता दें। मामले की सुनवाई वैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज बिश्रा की बेंच करेगी। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की। पिछले हफ्ते एडीआर ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन किया था, जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी पोलिंग सेंटर्स के फॉर्म 17C पार्ट 1 यानी कि रिकॉर्ड किए गए वोटों का अकाउंट, इसकी स्कैन की गई कॉपी वोटिंग के तुरंत बाद अपलोड की जाए। एनजीओ ने यह दलील दी थी कि याचिका ये तय करने के लिए दायर की गई थी ताकि चुनावी अनियमितताएं जो होती हैं वो डेमोक्रेसी को या चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरह से असर न डालें। इस पर याचिका में कहा गया कि आयोग ने पहले 2 फेज का वोटिंग डेटा देर से पब्लिश किया। पहले फेज का वोटिंग जो डेटा है वो 11 दिन बाद अपलोड किया गया और दूसरे फेज की वोटिंग के 4 दिन बाद ये डेटा सामने आया था। फाइनल वोटर टर्नआउट जारी करने में हुई देर और पोल पैनल के प्रेस नोट में 5% से ज्यादा के अंतर ने इसके सही होने पर चिंताएं और संदेह बढ़ा दिया है। वोटर टर्नआउट जारी न होने के साथ साथ डाले गए वोटों के आंकड़े जारी करने में देरी की वजह से ही वोटर्स में शुरुआती आंकड़ों और 30 अप्रैल को जारी आंकड़ों के बीच आए फर्क को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि इसे फाइल किया गया, इस याचिका को, और साथ में यह भी कहा गया है कि इस पर जल्द फैसला सुनाया जाए और इसे दूर किया जाना चाहिए। अगली पॉलिटिकल अपडेट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन इस हफ्ते दाखिल कर दिया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं।
जो उन्होंने पहली बार 2014 में जीती थी। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की, आरती की। इसके बाद उन्होंने नाव से यात्रा करके नमो घाट को पहुंचे, वहां काल भैरव मंदिर में प्रार्थना की। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री थे, जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। हलफनामे के मुताबिक पीएम मोदी के पास ना कोई घर है, ना जमीन, ना कार। 2019 में उनके पास गांधीनगर में 1.10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इस बार इसका जिक्र नहीं है। पीएम ने 15 साल से कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी। मोदी के पास 52,920 रुपये कैश है। उन्होंने कुल 3.02 करोड़ की संपत्ति बताई है। 5 साल में यह संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ी। वाराणसी से अपने पहले चुनाव यानी कि 2014 की अगर हम बात करें, तब मोदी जी ने अपनी कुल संपत्ति 1.65 करोड़ रुपए बताई थी। दूसरे चुनाव 2019 की बात करें तो ये 2.15 करोड़ हो गई थी। पीएम ने मोबाइल नंबर भी बताया है। मोदी के पास 4 अंगूठी हैं। 2014 और 2019 में भी 4 ही सोने की अंगूठी थी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला हाल फिलहाल तो अभी सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही कहा है कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनकी बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ये दलीलें रख रहे हैं। ASG SV राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए प्रॉपर एविडेंस ना हो। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे 0 वेटेज दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी 1 जून तक इंटरिम बेल दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ईडी की ओर से दलील दी गई कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में ये अक्सर कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए कहा यह उनका पूर्वानुमान है। अगली पॉलिटिकल अपडेट में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। उनके उस बयान की बात करते हैं जो काफी इस हफ्ते छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में जनसभाएं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा, इंडी गठबंधन वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। इसके बाद मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मोदी के बयान की वजह क्या रही ये भी आपको बता दें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK की अगर हम बात करें तो ये भारत में शामिल हो जाएगा। वहां के लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा था। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जवाब दिया था, अगर रक्षा मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, रोका किसने है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हमारे ऊपर गिरेंगे। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं CAA की। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA, इसके तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता, भारत की सिटीजनशिप दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने 15 मई को ये इंफॉर्मेशन शेयर की। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में कहा कि ये दिन काफी ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि CAA के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता, सिटीजनशिप दी जाएगी। केंद्र सरकार ने, आपको याद दिला दें, 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू कर दिया था। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रोविजन है। दरअसल 10 दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा से और अगले दिन राज्यसभा से पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद CAA कानून बन गया था। चलिए आखिरी पॉलिटिकल अपडेट की बात कर लेते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली एम्स में ही सुशील मोदी का इलाज चल रहा था और इस इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। वो 72 साल के थे। उन्होंने करीब 7 महीने पहले गले में दर्द की शिकायत कर जांच कराई थी जिसमें कैंसर का पता चला था। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए RSS ऑफिस, विधान परिषद, बीजेपी ऑफिस लाया गया। बीजेपी कार्यालय से उनके पार्थिव शरीर को दीघा घाट लाया गया जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दीघा घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके बड़े बेटे उत्कर्ष ने उन्हें मुखाग्नि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सुशील मोदी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। तो इस हफ्ते जो कुछ भी छाया रहा पॉलिटिक्स की दुनिया में, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स, वो मैंने आपके साथ शेयर किया इस हफ्ते के पॉलिटिकल रीकैप में, ओनली ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे विद ऑल द न्यू, विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स, विद ऑल द लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स इन इंडिया। मैं मानसी हूं आपके साथ। देखते रहिए ABP लाइव पॉडकास्ट।